नमस्कार, स्वागत है आपका स्वयं कोर्स में जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण और उसके सतत प्रबंधन। मेरा नाम है प्रेरणा मेहता और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जीडी रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भिलाई, छत्तीसगढ़ में। आज के व्याख्यान का नाम है पर्यावरण विनियामक की अवधारणा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप लोगों ने ये शब्द सुने हैं? पॉलिसीज़, नीतियाँ, प्रवर्तन, एनफोर्समेंट। बस आज हम इन्हीं का परिचय आपसे कराना चाहते हैं इस स्वयं लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर का विषय है पर्यावरण विनियामक की अवधारणा, एक महत्वपूर्ण विषय जिसका मुख्य उद्देश्य है परिस्थितियों को नियंत्रित करना और पर्यावरण की रक्षा और विकास के लिए नीतियाँ और कानून बनाने का तरीका है। इस विषय में हम यह जानेंगे कि कैसे पर्यावरण विनियामक कानून और नियम अलग अलग देशों और क्षेत्रों में लागू होते हैं, पर्यावरण विनियामक की आवश्यकता क्यों है और कैसे यह हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम पर्यावरण विनियम के मूल सिद्धांत और उद्देश्यों का भी विस्तार से विचार करेंगे। पर्यावरण विनियामक का मुख्य लक्ष्य है समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून, विधियां और नीतियों की व्यवस्था करना। यह समृद्धि की प्रक्रिया में संतुलन स्थापित करने में मदद करता है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करता है। पर्यावरण विनियामक के तहत सरकारें और निगम अपराधों के लिए दंड और प्रणाली स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण विनियामक मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन और उनकी संरक्षण के लिए एक प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक और कानूनी उपायों का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करना, संरक्षण करना और सुरक्षित बनाना है ताकि सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए सही मानव पर्यावरण संबंध बने रहें। उदाहरण, पर्यावरण विनियामक की एक उदाहरणित नीति श्रीलंका का प्लास्टिक प्रतिबंधन है, जिसमें एक बार प्रयोग किए गए प्लास्टिक उत्पादों का प्रतिबंध किया गया है और इसका पालन किया जाता है। नीतियाँ, पॉलिसीज़। नीतियाँ वह अभिसरणीय अभिमत होती हैं जो किसी संगठन या सरकारी अधिकार की द्वारा पारित की गई दिशा निर्देशिका होती हैं, जिसका उद्देश्य उचित कार्रवाई या नीति के लागू होने पर संकेत होता है। एक उदाहरण के रूप में भारतीय सरकार ने जल संरक्षण नीति जारी की है, जो जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर निर्देश देती है और जल संकट से निपटने के लिए उपाय सुझाती है। प्रवर्तन, एनफोर्समेंट। प्रवर्तन का मतलब है कि किसी निर्यातात्मक के नियमों, कानूनों और नीतियों को लागू करने और पालन करने का कार्य करना। एक उदाहरण के रूप में पर्यावरण विनियामक के तहत किसी कारखाने को प्रदूषण नियमों का पालन न करने पर जरूरी कार्रवाई किया जाता है, संबंधित अधिकारियों द्वारा उपायों के लिए जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना है। प्रावधान, धारा 3, सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने का अधिकार। धारा 6, सरकार को पर्यावरण के संरक्षण के लिए नियम बनाने का अधिकार। धारा 8, पर्यावरण में प्रदूषण करवाने वाले कारकों को समाप्त करने के लिए निर्देश। उदाहरण, वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन, जिनका कार्य वायु और जल प्रदूषण की निगरानी करना और उसे नियंत्रित करना है। पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA। किसी भी बड़े उद्योग या परियोजना के शुरू होने से पहले पर्यावरण पर उसके प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए नई हाईवे परियोजनाओं, औद्योगिक संयंत्रों और बड़े बांधों के लिए EIA आवश्यक है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। इस अधिनियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना
और उसकी रोकथाम करना। प्रावधान धारा 21 किसी भी उद्योग को चलाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति लेना आवश्यक। धारा 31A राज्य बोर्डों का प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने का अधिकार। उदाहरण दिल्ली में ऑड इवन योजना वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की गई, जिसमें विभिन्न दिनों पर अलग अलग नंबर प्लेट वाले वाहन चलने की अनुमति थी। धारावी में चमड़ा उद्योग मुंबई के धारावी में चमड़ा उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण को नियंत्रित करना और उसकी रोकथाम करना है। प्रावधान धारा 24 किसी भी प्रदूषक को जल स्रोत में डालने पर प्रतिबंध। धारा 25 किसी भी नई औद्योगिकी इकाई की स्थापना के लिए राज्य बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक। उदाहरण गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया। इसके अंतर्गत कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और औद्योगिक कचरे को नदी में डालने पर रोक लगाई गई। नर्मदा नदी सफाई अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें नदी किनारे के गांवों में स्वच्छता और जागरूकता कार्यक्रम शामिल थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना की गई, जो पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई और निपटारा करता है। प्रावधान धारा 14 NGT को पर्यावरणीय विवादों को सुनने और उसका निपटारा करने का अधिकार। धारा 19 NGT के पास पर्यावरणीय मामलों में न्यायिक शक्ति। उदाहरण यमुना नदी में प्रदूषण NGT ने यमुना नदी में प्रदूषण के मामले में दिल्ली और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि वे नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करें और साफ सफाई की व्यवस्था करें। स्टारलाइट प्लांट मामला तमिलनाडु में स्टारलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का आदेश NGT ने दिया, क्योंकि यह प्लांट स्थानीय निवासियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था। जैव विविधता अधिनियम 2002 इस अधिनियम का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। प्रावधान धारा 3 जैव संसाधनों के उपयोग के लिए अनुमति लेना आवश्यक। धारा 36 सरकार को जैव विविधता संरक्षण के उपाय करने का अधिकार। उदाहरण राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA इस अधिनियम के तहत NBA की स्थापना की गई, जो जैव विविधता के संरक्षण के उपायों को निरीक्षण और निगरानी करता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें अवैध शिकार पर रोक और स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 इन नियमों का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन और निपटान को सुव्यवस्थित करना है। प्रावधान धारा 4 प्लास्टिक कैरी बैग्स की मोटाई न्यूनतम 50 माइक्रोन होनी चाहिए। धारा 6 उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण महाराष्ट्र में प्लास्टिक प्रतिबंध महाराष्ट्र सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी आई। स्वच्छ भारत मिशन इस मिशन के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई और देश भर में सफाई अभियान चलाए गए। कानूनी प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण विभिन्न प्रदूषण तत्वों के नियंत्रण के लिए उपाय जैसे कि वायु, जल और धरती प्रदूषण। उदाहरण के रूप में भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PCB द्वारा सूक्ष्म प्रदूषण के लिए निर्देश और नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। अनुमतियां और परमिट्स व्यवसायों को पर्यावरणीय परिमाणों के बारे में सही जानकारी देने के लिए अनुमतियां और परमिट्स की मांग की जाती है।
उदाहरण के तौर पर भारत में नगर निगमों द्वारा नगरीय कचरे के प्रबंधन के लिए अनुमतियां और परमिट्स प्रदान किए जाते हैं, जिसका पालन आवश्यक है। प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। पर्यावरण विनियामक के माध्यम से समाज में जागरूकता और सहभागिता को बढ़ाने का काम किया जाता है। उदाहरण के रूप में समुदायों को बिजली और जल की बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसका असर समाज के व्यक्तिगत व्यवहार में भी दिखाई दे सकता है। जागरूकता बढ़ाना। पर्यावरण विनियामक के कानून और दिशा निर्देशों के कारण ये समुदायों के पर्यावरण संरक्षण की महत्वता को समझाने में मदद मिलती है। इससे लोगों की जागरूकता बढ़ती है और वे अपने कार्य क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सजगता बढ़ाते हैं। सहभागिता बढ़ाना। पर्यावरण विनियामक के माध्यम से समुदायों को सम्मिलित करने और उन्हें निर्णय लेने में सहायता पहुंचाती है। सामाजिक संस्थानों, निगमों और नागरिक समूहों को संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है। उदाहरण, स्वच्छ जल के लिए षडक्रय चौपाल। एक समुदाय में सड़कों के चौपाल पर संवेदनशीलता योजना चलाने से लोगों को जल संरक्षण की महत्वता समझाई जा सकती है और उन्हें बिजली और पानी की बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पर्यावरण शिविर। स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित पर्यावरण शिविर जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जहां छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाया जा सकता है। तकनीकी सुधार। नियमों और निर्देशों में नए संशोधन और सुधार करने से पर्यावरण विनियामक को प्रभावी और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बल्कि उच्चतम पर्यावरणीय मानकों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ विस्तार से चर्चा की जा रही है। प्रौद्योगिकी सुधार। नई प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का उपयोग करके पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में सुधार किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की नई तकनीकी का अनुसरण किया जा रहा है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। डेटा संग्रहण और व्यवस्थापन। विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटर्स की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए उच्च स्तर के डेटा संग्रहण और व्यवस्थापन की तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यह डेटा अच्छी तरह से निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार पर्यावरणीय स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण, जल संरक्षण के लिए स्मार्ट मीटरिंग। एक प्रमुख जल संकट क्षेत्र में एक स्थानीय सरकार ने स्मार्ट जल मीटर्स का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये मीटर्स जल का उपयोग और उसके विपरीत प्रयोग की निगरानी करने में मदद करते हैं, साथ साथ लोगों को जल संकट पर ध्यान आकर्षित करने में भी मदद करते हैं। यह प्रौद्योगिकी सुधार जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑटोमेटेड प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम। औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी ने ऑटोमेटेड प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की है। इस सिस्टम का उपयोग करके कंपनी प्रदूषण के स्तर को निगरानी कर सकती है और समय पर कोई प्रदूषण संकट पहचान सकती है। यह सुधार प्रदूषण नियंत्रण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्पादों के पर्यावरण योगदान। उत्पादों के डिज़ाइन में पर्यावरण संरक्षण। कंपनियों ने अपने उत्पादों के डिज़ाइन में पर्यावरण संरक्षण का मध्य डालना शुरू किया है। उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामग्री के पुनः प्रयोग्यता, जल संरक्षण और पारिस्थितिकीकरण के मानकों का पालन करने वाले उत्पादों का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण के रूप में चार्जिंग केबल में तार के पुनः प्रयोग्यता, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने उत्पाद और ऊर्जा संग्रहित करने वाले उत्पाद। हरित सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन को हरित और पर्यावरण के साथ संगठित करने के लिए पहल की है। उचित उपयोग और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से समग्र सप्लाई चेन में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक प्रतिबद्धता के मानकों का पालन किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में एक कंपनी जो अपने उत्पादकों के पैकेजिंग में प्लास्टिक के उपयोग को कम करती है और पुनः प्रयोग सामग्री का उपयोग करने अपनी हरित दायरा बढ़ा रही है। हरित संगठन और संस्थाएं।
आधुनिक समय में उद्यमिता के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी के संकल्प के साथ हरित संगठन और समुदाय आधारित संस्थाएं उभर रही हैं। ये संगठन हमारे कर्मचारियों, साझेदारों और समुदायों के साथ मिलकर पर्यावरण के लिए सहयोगी पहलुओं का विकास कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में एक संगठन जो अपनी कार्यालय इमारतों में सौर ऊर्जा और जल संयंत्र का उपयोग करता है और कर्मचारियों का पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। निरीक्षण और मॉनिटरिंग, पर्यावरण मॉनिटरिंग और डेटा संग्रहण। कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण मॉनिटरिंग और डेटा संग्रहण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के सुधार किया जा रहा है। यह क्षेत्र हमें वायु और जल स्तरों का मापन करने, पर्यावरणीय विषादों को पहचानने और संशोधित परिणाम करने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में एक नगर जिले में प्रदूषण की स्थिति की निगरानी करने के लिए ऑटोमेटेड वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। पर्यावरण ऑडिट और समीक्षा, कंपनियों ने पर्यावरण ऑडिट और समीक्षा के महत्वपूर्णता को समझा है और अपनी कार्रवाइयों को संबंधित कानूनों और मानकों के अनुसार निरीक्षित करने के लिए नवाचित सिस्टम और प्रक्रियाएं विकसित की है। यह उन्हें अपनी पर्यावरणीय प्रभाव को समझने और सुधार करने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में एक औद्योगिक इकाई में पर्यावरण ऑडिट करवाकर अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को मानकों के अनुसार सुधारने का काम किया है। समर्थन और प्रोत्साहन संबंधित योजनाएं, समर्थन और प्रोत्साहन संबंधित योजनाएं ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े परियोजनाओं को विकसित, सुरक्षित और स्थायी बनाने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इन योजनाओं के माध्यम से कंपनियों और उद्यमों को ऊर्जा सेक्टर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ कुछ समर्थन और प्रोत्साहन संबंधित योजनाएं हैं जो ऊर्जा सेक्टर में विकसित के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। सौर उत्थान एवं स्थायी उत्पादन योजना SUSP उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं की विकसित और स्थायिता को बढ़ावा देना है। उदाहरण, उच्च राशि के सब्सिडी प्रदान करने के माध्यम से सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थित किया जाता है और इसे अपेक्षित क्षेत्रों में विकसित किया गया है। पवन ऊर्जा विकास योजना WEDP उद्देश्य, यह योजना पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उचित सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। उदाहरण, वित्तीय सहायता और तकनीकी संरचना के माध्यम से सरकार ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थित किया गया है और उन्हें विकसित करने के लिए मदद प्रदान की है। हरित लोन योजना उद्देश्य, यह योजना ऊर्जा संयंत्रों पर निवेश को बढ़ावा देती है और हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। उदाहरण, इस योजना के तहत अल्टरनेटिव ऊर्जा स्रोतों के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान किया जा रहा है जो निवेशकों को अधिक आकर्षित करने में मदद कर सकता है। पर्यावरण संरक्षण योजनाएं, पहला, जल संरक्षण योजना उद्देश्य, यह जल संरक्षण के महत्वपूर्ण तत्वों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करना और जल संकट के बचाव के लिए उपायों का अध्ययन होता है। उदाहरण, एक जल संरक्षण योजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन बनाने की योजनाएं और जल विभाजन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। वन्य जंतु संरक्षण योजना उद्देश्य, वन जीवों की संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वन्य जीवों की संरक्षण और उनके निवास स्थलों की सुरक्षा होती है। उदाहरण, एक वन्य जीव संरक्षण योजना में वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण, प्राकृतिक वन्य जीव मुक्ति स्थलों की सार्थकता का मूल्यांकन और वन्य जीव संरक्षण के लिए संसाधनों का प्रबंधन शामिल हो सकता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना उद्देश्य, वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए योजनाएं विकसित की जाती हैं। स्वच्छ और स्वस्थ वायुमंडल के लिए उपायों की उत्पादन किया जाता है। उदाहरण, एक वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना में ईंधन विकल्पों का प्रचार प्रसार, प्रदूषण निशानों का मॉनिटरिंग और
जल्दबाजी में इनोवेशन शामिल हो सकता है। ये पर्यावरण संरक्षण योजनाएं आवश्यक हैं ताकि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ा सकें। स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य। स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण कम करना, जल संरक्षण और स्वच्छता की जागरूकता फैलाना है। उदाहरण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए जागरूकता अभियान, कचरे के उपयोग को कम करने के लिए उपायों की स्थापना और सामुदायिक स्वच्छता अभियान शामिल हो सकते हैं। हवाई परिवहन और पर्यावरणीय प्रभाव उद्देश्य। हवाई परिवहन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपायों का अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ तक कि तकनीकी उन्नति द्वारा उदाहरणात्मक पर्यावरण प्रदूषण, विनियामक तंत्र का विकास और वायुमंडल में कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उदाहरण, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई कंपनियां स्वच्छ और हरित फ्लाइट्स की शुरुआत कर रही हैं, जहां वे हवाई परिवहन के प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी उन्नतियों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये उदाहरण साबित करते हैं कि हवाई परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कंपनियां सक्रिय रूप में से कदम उठा रही हैं। अनुप्रयोगिता और सजगता की भूमिका। अनुप्रयोगिता और सजगता शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लोग अपने आसपास के परिवेश में हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझते हैं और उन पर काबू पाने के उपायों को मिलकर विचार करते हैं, तो समाधान की दिशा में कदम उठाना संभव होता है। इसके लिए सजगता और सामुदायिक सहभागिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के रूप में एक नगरपालिका जलवायु परिवर्तन के कारणों पर छात्रों की शिक्षित करने, सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित करने और स्थानीय विकास की योजना में जन सहभागिता का प्रोत्साहन देने के माध्यम से जागरूकता का माहौल बढ़ा सकती हैं। इससे लोगों में जलवायु परिवर्तन के संबंध में जानकारी और सहभागिता की भावना विकसित होती है, जो सही नीतियों और कार्रवाइयों का समर्थन देने की दिशा में मदद करती है। शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और प्रतिरोध क्षमता का महत्व। शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के चुनौतीपूर्ण प्रभावों का सामना करने के लिए जागरूकता और प्रतिरोध क्षमता महत्वपूर्ण है। जब लोग अपने आसपास की परिस्थितियों को समझते हैं और उसके लिए तैयार होते हैं, तो वे सजग रहकर जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्षम होते हैं। इससे नगर क्षेत्रों में आपातकालिका परिस्थितियों को सामना करने की क्षमता बढ़ती है और सुरक्षित और सहनशील बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के रूप में अहमदाबाद शहर में जलवायु अलर्ट टीम के सदस्य नगरीय संरक्षा उपायों के तैयार हैं। इनका मकसद है कि सक्रिय राजनीति और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उपयोग करके ऐसी आतंकवादी और खतरनाक घटनाओं से मुकाबला करने के लिए। इसके अलावा मुंबई शहर में जलवायु परिवर्तन अभियान के तहत जन सामान्य को जलवायु परिवर्तन की जानकारी और सुरक्षा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ स्थानीय नेता, शिक्षक और नागरिक संगठन सहभागिता करके जलवायु परिवर्तन के लिए उचित उपायों का अनुसरण करने में मदद करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जागरूकता और प्रतिरोधक क्षमता कैसे शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के संग्रहणहीन प्रभावों के लाभकारी भूमिका निभाती है। यह उदाहरण दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतीपूर्ण प्रभावों के सामने जागरूक समुदाय कैसे उत्तरदायित्वपूर्ण धारणा बना सकते हैं और सक्रिय योगदान देकर अपने शहर को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। नगर पालिकाएँ और नगर निगम अपने क्षेत्रों में समुदाय को जलवायु परिवर्तन के बारे में शिक्षित करने,
संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने और सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त नगरों में स्थानीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समुदाय को जागरूक करने में सक्रिय रूप में योगदान करते हैं और संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतीपूर्ण प्रभावों के आगे से बढ़ते हुए सामने जागरूक समुदाय कैसे उत्तरदायित्वपूर्ण धारणा बना सकते हैं, यहाँ तक कि सक्रिय योगदान देकर अपने शहर को मजबूत बनाने में सहायक हो सकते हैं की बात हो तो समाज के इस बढ़ते हुए समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के चयन, योजना और नीतियों में समुदाय के शामिल करने से वे अपने शहर के लिए साजग और सक्रिय रूप में भागीदारी करते हैं। इस प्रकार सामाजिक संगठन, स्थानीय नीतिकर्ता और स्थानीय नागरिकों की एकजुटता और सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग और सक्रियता की भावना बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे न केवल समुदाय की आत्मविश्वास और जिम्मेदारी बढ़ती है, बल्कि शहर में के लिए भावनात्मक और सामाजिक संवेदनशीलता भी बढ़ती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के चुनौतीपूर्ण प्रभावों को साझा करने और उसका समाधान ढूंढने में समुदाय की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष: पर्यावरण विनियामक की अवधारणा हमें यह बताती है कि हम सभी को अपने पर्यावरण की देखभाल करनी होगी ताकि हम एक स्वस्थ और समृद्ध माहौल में जी सकें। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण हानि के सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करनी होगी। शहरी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को संभालने के लिए हमें जागरूक और सक्रिय बनने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण संरक्षण में योग्य बनने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक संचित संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का सम्मान करें और पर्यावरण के प्रति सजग रहें। साथ ही हमारे सहयोग और सहभागिता से भी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा कि पर्यावरण विनियामक की अवधारणा क्या होती है, उन पर बने अधिनियम और उन चुनौतियों के प्रभाव और शामन रणनीतियाँ। आगे के व्याख्यानों में हम पढ़ेंगे इंडिया में पर्यावरण विनियामन, एनवायरनमेंट रेगुलेशन इन इंडिया। धन्यवाद।